बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट में खुशामदीद इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा। और बेहतरीन दिन के आगाज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये बात होती है कि शहर में क्या चल रहा है, और ताकि आपकी सराउंडिंग के हवाले से आपको अवेयरनेस हो। और फैसलाबाद के हवाले से हम बात करें तो फैसलाबाद के लिए तो बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ भी हम देखने को हमें मिल रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा। मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो हम देख रहे थे कि गुज़श्ता 2 हफ़्ते से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन भी थी, लेकिन फैसलाबाद में बारिश से मौसम का जो सिनेरियो है वो बदल गया है। मौसम कैसा रहेगा, मज़ीद बारिश होगी या नहीं होगी, ये भी हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे। और जिस एक्साइटिंग न्यूज़ के हवाले से मैं बात करी थी, फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापस आ रही है। शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इस तारीख को कौन सा मैच हमें देखने में मिलेगा, और इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस को वेलकम करने के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद से मुल्हका 8 बाज़ार जो हैं, जिसे शहर की धड़कन कहा जाता है, उनके मसाइल के हवाले से बात ना करें तो ये बिल्कुल गलत होगा। शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से 8 बाज़ारों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ पर हम देख रहे हैं एक्साइटिंग न्यूज़, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड की जो कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज मार्केट में कीमत जो है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ये भी बात करेंगे। करेंसी के रेट क्या चल रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे, जिनके साथ हम बात करेंगे कि फैसलाबाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं व्हेन इट्स कम्स टू गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम रज़ा, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मौसम की। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला साफ़ है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और दर्जा हरारत में कमी भी वाक़या हुई है। गुज़िस्ता 2 रोज़ से शहर फैसलाबाद का मौसम तब्दील हुआ है। रात गए गुज़िस्ता 2 रोज़ जो है बारिश बरसी है और मौसम जो है वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस मौसम की तब्दीली की वजह से दर्जा हरारत के अंदर वाज़िया कमी भी महसूस की गई है। अगर आज भी दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। जहाँ दिन के वक्त में मौसम जो है वो उसमें खुनकी रहती है, तो उसी तरह से रात में सर्दी का एहसास जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और हवाएं भी तेज़ चलने लगती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 70% है, जबकि हवाएं इस वक्त 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को तब्दील करती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ मौसम में तब्दीली आ रही है और दर्जा हरारत कम हो रहा है, तो वहीं फ़िज़ाई आलूदगी के जो खदशात हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर का मशवरा जो है वो भी दिया गया है तिब्बी माहिरीन की जानिब से। उनका यही कहना है कि जो हसास अफराद हैं वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और घर से गैर सफ़र जो है वो ना करें। और उसके साथ साथ क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है उससे भी गुरेज़ करें और अपनी एहतियात जो है वो खुद करें। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। ये थी मौसम की सूरत हाल। और मौसम के साथ साथ हम बात करें फैसलाबाद के हवाले से तो फैसलाबाद के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। वजह जो है इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई है और इतने सालों बाद वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई है। इंतज़ाम कैसे चल रहे हैं, कौन कौन सी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के स्पोर्ट रिपोर्टर अरसलान दुरानी ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अरसलान आप? बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है फजील अहमद ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फजील? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फजील फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले अरसलान आपसे गुफ्तगू करूँगी। और फाइनली देर आए दुरुस्त आए और फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा तमाम फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन को कि आफ्टर 17 ईयर्स फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है और तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। और जहां जहां पर खामियां कोताहियाँ हैं स्टेडियम में उसको दूर किया जा रहा है। ओवरऑल भी एक पूरा प्लान जो है तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें जो जितने भी इदारे हैं फैसलाबाद के, जिनमें पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, दैन एडमिनिस्ट्रेशन है और इकबाल स्टेडियम की अपनी इंतज़ामिया है, तो तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। अब बहुत सारी चीज़ें थे जो कि होने वाली थी, तो उनमें से एक ये भी था कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाया जाए, क्योंकि आईसीसी ने डिमांड की थी पीसीबी से कि अपने जो वेन्यूज़ हैं उनको बढ़ाया जाए। हमारे पास जो ऑलरेडी वेन्यूज़ हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए
उनमें लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, जस्ट 4 वेन्यूज़ है जहाँ पर ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही थी। बट आफ्टर चैम्पियंस वनडे कप जो रिस्पांस यहाँ पर क्रिकेट शायकीन ने दिया, वो शायद पिंडी, इस्लामाबाद और बिल्कुल इसी लाहौर, तरह से इवन कराची में वो रिस्पांस नहीं मिला। एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था लास्ट ईयर, उसमें इतना रश था व्हेन स्टालियंस एंड लायंस वर प्लेइंग, तो स्टेडियम के अंदर उतना ज़्यादा क्राउड था, उतना ज़्यादा बाहर क्राउड मौजूद था। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पीसीबी ने डिसाइड किया कि नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग बैक इंटरनेशनल क्रिकेट इन फैसलाबाद, और उसी के लिए ही बहुत सारी कोशिश जो है वो की गई। और क्रेडिट जाता है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को, जिन्होंने पर्सनली इस चीज़ को लिया और इस पर काम किया। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल जो हैं उस वक्त के उस्मान वाला उनको दी कि आप जाएँ, विज़िट करें इकबाल स्टेडियम का, बिकॉज वी हैव सीन गुड क्राउड देयर इन डोमेस्टिक मैचेस। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने एक विज़िट भी किया था बिफोर मई 2025। तो उस विज़िट से उनको मज़ीद चीज़ें बेहतर हुई कि ये स्टेडियम इस काबिल है कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो सके, क्योंकि तैयारियाँ काफ़ी सारी की गई थी चैम्पियंस वनडे कप से पहले भी। लेकिन अब जब मई में बांग्लादेश ने टूर करना था, शेड्यूल तक जारी हो गया। बिल्कुल 2 T20 मैचेस जो थे वो बांग्लादेश के इधर फैसलाबाद के गुरस्तान, अभी सिचुएशन जो है अब सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं ना। आप यकीन करें, कंफर्मेशन से पहले हम यही सोच रहे थे कि हमारे साथ फिर दोबारा से वो बांग्लादेश वाले टूर के हवाले से ना हो कि यहाँ पर फैसलाबाद को मैचेस तो दे दिए गए थे। बिल्कुल, और अब अगर साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है तो अगेन हमें कोई ऐसी चीज़ ना देखने को मिले, क्योंकि हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, जो यहाँ पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया। अच्छा, मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि जो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हर जगह पे होते हैं जो कि अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी, अपने ही शहर की फलाह बहबूद के लिए, वहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए वो आवाज़ तो उठा नहीं रहे। तनकीद सिर्फ तनकीद नहीं होती, आप एक पॉजिटिव पहलू भी ज़हन में रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं वो सोशल मीडिया के, वो बैठ के टिकटॉक्स पे और इस तरह की जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और ऐसा ही तब भी हुआ था कि वो 2000 जो इसी साल में बांग्लादेश ने आना था, उस पर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया था अगेंस्ट चेयरमैन पीसीबी और अगेंस्ट पीसीबी की। उनकी पीसीबी मैचेस को रिटर्न कर गया, लाहौर शिफ्ट कर गया, पीसीबी ने ये किया, स्टेडियम में ये था वो था। ऐसा कुछ नहीं था। आप देखें कि उस टाइम पीरियड में हम एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजरे, और जिस तरह से दिफाए पाकिस्तान पाक अफवाज ने किया, पूरी दुनिया ने देखा। वो 6-0 का जो हमने सीन देखा ना, वो पूरी दुनिया ने देखा था 11 मई को। वो मोदी की हरकत की वजह से, जो मोदी ने हरकत की थी, उससे ना सिर्फ पीएसएल डिस्टर्ब हुई, इंडिया का आईपीएल डिस्टर्ब हुआ। यहाँ पर हमारे जो पीएसएल के मैचेस थे वो मनसूख हुए। जब इतने मैसिव लेवल पे इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई थी, तो वहाँ पर 1-2 मैचेस को शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब नेशनल काज को देख रहे होते हैं, वहाँ पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जहाँ पर इतना बड़ा एक कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स होती है, वो तो आईसीसी को ये बावर करवाना, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बावर करवाना कि नाउ वी आर सेफ, वो सब गुजर गया, हमने अपने मुल्क को डिफेंड कर लिया है। तो वो टीम का पाकिस्तान आना बहुत बड़ी अचीवमेंट था बांग्लादेश का। मैचेस फैसलाबाद में नहीं हुए, हम सबको उसका अफसोस रहा है, लेकिन उस वक्त वो डिसीजन लेना कि बांग्लादेश पाकिस्तान आया, मैचेस खेल के गया, उस जंग के फौरी बाद, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट आप उसको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। आप यहाँ से इन दानिश्वरों की अक्लमंदी का अंदाज़ा लगाएं, तो वो सिर्फ उसको रिलेट किया जा सकता है उस पर्टिकुलर टाइम के साथ। वो टाइम इस तरह का था कि जब मजमूई तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिविटी के हवाले से बात करनी चाहिए। लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट लौट कर आ रही है। इससे पहले अगर हम बात करें, पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस तो होते जा रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद के जो लोग हैं वो मैचेस देखने कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी मुल्तान जा रहे हैं। इवन पीएसएल की सिचुएशन में भी ऐसे था। नो डाउट फैसलाबाद के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ फजील, अगर एक्साइटमेंट के हवाले से बात करें, हम सब तो बहुत एक्साइटेड हैं, अवाम में कैसा जोश व जज्बात देख रहे हैं? देखिए महविश, जो फैसलाबाद की आवाम है, पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है गेम को, वो क्रिकेट है। और फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है। और आप यकीन करें कि जब से ऐलान हुआ है इस दौरा पाकिस्तान का, उस साउथ अफ्रीका की टीम का, और 3 मैचेस फैसलाबाद को मिले हैं, तो तब से लोग इतने ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं कि टिकट्स कैसे मिलेंगी, कैसे हम जाएंगे,
और कहाँ से मिलेंगी टिकट्स, अभी मतलब टिकट्स का कोई इस तरह से बताया नहीं गया, लेकिन लोग जो हैं वो पहले से तैयार हैं कि हम अभी से तीनों मैचेस की टिकट्स ले लें ताकि हम अच्छे तरीके से मैच देख सकें। देखिए फैसलाबाद शहर जो है वो तकरीबन जिस तरह से अरसलान ने कहा कि 17 साल के बाद यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, और लास्ट टाइम भी शायद बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका जो है वही टीम्स यहाँ पर खेल कर गई थी। और अब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर जब मैचेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। फैसलाबाद के लोग चाहते हैं कि उनको कोई इंटरटेनमेंट का मौका मिले, उनको कोई अपने जो उन सितारे हैं उनको देखने का मौका मिले, वो स्टेडियम में जाकर उनको लाइव खेलते हुए देखें। सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं, बहुत सारे ऐसे दूसरी टीम्स के भी प्लेयर्स हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, उनको देखना चाहते हैं। और यहाँ पर आप यकीन करें कि जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से पिछले दिनों आरपीओ फैसलाबाद ने मीटिंग ली, तमाम उसमें पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको बुलाया गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ सीटीओ फैसलाबाद भी उस मीटिंग में थे कि ट्रैफिक प्लान जो है वो भी तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से जो ट्रैफिक का बहाव है उसको ठीक रखना है, शहरियों को किस तरह से गाइड करना है। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो फैसलाबाद शहर के लिए जारी है और शहरियों को एक अच्छा मौका मिलेगा। और साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है और मुकाबला भी मुकाबला भी टक्कर का होगा और मैचेस में मज़ा भी तभी आता है अगर दोनों टीम्स जो हैं वो मुकाबले की। बिल्कुल, और जिस तरह से अरसलान ने बात की है कि पिछली दफ़ा जब बांग्लादेश ने आना था तो कुछ लोग जो ख़ुद को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं सोशल मीडिया के, वो समझते हैं कि शायद किसी के ऊपर तनकीद करेंगे तो हमें लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। यकीन करें उन दिनों में जब बांग्लादेश ने आना था और वो नेगेटिव चीज़ों को लेकर चल रहे थे तो लोग भी उनकी मुखालफत कर रहे थे कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें, ऐसा यहाँ पर नहीं है कुछ भी, आप टीम को आने दें। अगर फैसलाबाद शहर में कोई इस तरह की इंटरटेनमेंट के हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, ये इंटरटेनमेंट का मौका मिल रहा है, तो आप किस वजह से उनका, हमें नहीं पता कि क्या उनके मसाइल थे और उनकी क्या वजूहात थी पीछे, या उनको चेयरमैन पीसीबी से क्या मसाइल हैं और वो अभी तक हैं, वो उनको रहेंगे। और यकीन करें कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने क्रिकेट फैसलाबाद में लाने के लिए जितनी कोशिश की है और इंशाल्लाह अब आ चुकी है। इसके साथ साथ ये पहले चेयरमैन हैं जो अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों की इतनी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो बेबुनियाद ही उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं। अब मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता, वो सख्त बात हो जाएगी कि वो लोग, आप कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में थूकते हैं, तो इस तरह की भी बातें हो जाती हैं। लेकिन उन लोगों के लिए यही काफ़ी है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप फैसलाबाद की आवाम का जो हक़ है वो उनको मिलने जा रहा है, वो देखेंगे, और आप इसी तरह से बस खप डालते पीछे रह जाएंगे। अभी देख लें स्टेडियम के बारे में भी इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई और वो लोग क्लेम ये करते हैं कि जी हम स्टेडियम के बारे में बड़े लॉयल हैं, लेकिन उन्होंने इतनी नेगेटिविटी फैलाई कि अब उनसे कहें ना कि जाकर कोई नेगेटिव चीज़ वहाँ से निकालें, को दिखाएं। अब स्टेडियम का काम तकरीबन आखिरी मराहल में है, सलाम रोज़ाना वहाँ पर जाता है। फजील, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज़ गेन करने के लिए ऐसी हरकतें की जाती हैं, हालांकि शहर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इकबाल स्टेडियम में जो कि हम देख रहे थे कि माजी में उस तरह से नहीं थी, अब बिल्कुल दुरुस्त कर दी गई हैं। देखिए महविश, अब कोई भी प्रोजेक्ट आता है और वो अवामी मफाद के मुताबिक हो, अवामी मफादात के लिए हो, और अगर आप उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें तो ये तो फिर ज़्यादती होगी ना। अगर वो प्रोजेक्ट आ जाता है, उसके आने के बाद उसमें जो कमी कोताही हो आप उसको हाईलाइट करें, ये नहीं कि वो लॉन्च होने से पहले ही आप बोलना शुरू कर दें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये इंशाल्लाह 3 मैचेस होंगे और ये पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो किस तरह से क्रिकेट को एंजॉय करते हैं
और मुझे नहीं लगता कि जो इकबाल स्टेडियम है इसके अंदर इतने लोग जो हैं वो समा सकेंगे। बाहर तक रश होगा, जितने लोग एक्साइटेड हैं, बिल्कुल इसी जितना तरह से देखना फिर चाहते यहाँ हैं पर क्रिकेट। फैसलाबाद में अगर कोई डोमेस्टिक मैच होता है तो हम देखते हैं कि एक बड़ा क्राउड वो मैचेस देखने में आता है। ये तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट है और 17 साल बाद फैसलाबाद में लौट कर आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग तो एक्साइटेड हैं। फर्दर भी इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की। घंटा घर अगर फैसलाबाद का दिल है तो इसके साथ वाबस्ता जो 8 बाज़ार है उसकी धड़कन है। हर गली की अपनी एक रौनक है, अपनी एक कहानी है और शायद अपना ही एक मसला है। इन मसलों के हल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया जो है वो भी अभी मुतहरिका में दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम किया जाएगा। लटकती तारों का मामला जो कि 8 बाज़ारों का काफ़ी पुराना था, ये भी हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ और कौन से दीगर मसाइल हैं, इस पर फजील मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 8 बाज़ार शहर का एक तारीख़ी मकाम भी है। बहुत सारे लोग शॉपिंग की गर्ज से भी आते हैं, कोई जो फैसलाबाद को विज़िट करने की गर्ज से आता है वो भी 8 बाज़ार लाजमी देखने जाता है। तो कौन से मसाइल हैं जो कि अभी भी वहाँ के ताजरों को या शहरियों को पेश है? देखिए मैं सबसे बड़ा मसला जो आपने ख़ुद ही इंट्रो में बताया है कि लटकती तारें हैं, और इसके साथ साथ दूसरा बड़ा मसला पार्किंग का है, और इसके साथ साथ तीसरा मसला सीवरेज का भी है 8 बाज़ारों के अंदर। अगर आप मंटगोमरी बाज़ार को देखें तो वहाँ पर बारिश के बाद इंतहाई बुरे हालात होते हैं। पानी 2-2 दिन तक खड़ा रहता है और वहाँ से आपका पैदल गुज़रना जो है वो मुहाल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्यूटिफिकेशन 8 बाज़ारों की कही गई है, उसका जो बजट दिया गया है कि 1 अरब 11 करोड़ या 20 करोड़ शायद वो इस पर लगेंगे। तो ये सारी इसमें चीज़ें होनी हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा मसला है वो है तारों का, उसके बाद है पार्किंग के मसाइल। सबसे पहले इनको चाहिए कि ये जो लटकते तार हैं इनका मसला हल करें, इनको अंडरग्राउंड किया जाए, और उसके बाद पार्किंग प्लाजे, हर बाज़ार के बाहर जगह मौजूद है पार्किंग प्लाजे की, वो तामीर किए जाएं ताकि जो दरीना मसाइल हैं ना ताजर बरादरी के वो हल हों। अभी ये जो बारिशों के स्पेल गुजरे हैं, बिल्कुल, और ये तकरीबन कोई 10 या 11 स्पेल थे, उनमें से 3 या 4 स्पेल जो हैं उनमें 8 बाज़ारों में मुख्तलिफ़ मार्केटों में आग लगने के वाक़यात पेश आए। उसमें करोड़ों का नुकसान हुआ, और ये अल्लाह का शुक्र है कि कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। आज से को 3 साल पहले 6 लोग जो हैं, 6 या 7 लोग उनकी जानें ज़ाया हुई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। और वजह यही है कि जो लटकते तार हैं शटरों के ऊपर जाते हुए उनसे शॉर्ट सर्किट होता है और फिर आग भड़क उठती है। और 8 बाज़ारों में अगर आप देखें तो ज़्यादातर कपड़े का कारोबार है। बिल्कुल इसी तरह से। और कपड़ा मार्केट के अंदर तो फिर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो कपड़े को आग पड़ती है, बिल्कुल वो फिर बड़ी भड़क जल्दी उठती फैलती है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मसला है और ये ख़तरनाक सूरत हाल है, इसको सबसे पहले हल होना चाहिए। उसके बाद पार्किंग मसाइल हैं कि अभी बाज़ारों से पार्किंग ख़त्म करवाई गई, तजावज़ात ख़त्म करवाए गए, लेकिन अभी भी पार्किंग हो रही है। जब आप दुकानदारों से ये सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी अगर हमारा यहाँ पर कारोबार है होल सेल का, अगर ग्राहक ने आना है तो वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल कहाँ पर खड़ी करें। अगर आप वो रेलवे की जो जगह है वहाँ पर पार्किंग देते हैं तो वहाँ से वो पैदल चलकर कितनी दूर आ सकता है। अगर उसने वहाँ पर मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी की है तो उसने जंग बाज़ार के गोल में आना है या कारखाना बाज़ार के गोल में या कचहरी बाज़ार के, तो वो इतना पैदल कैसे चलेगा, फिर सामान कैसे लेकर जाएगा। जो वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी, बिल्कुल शटल सर्विसेज थी, जो शटल सर्विस थी, वो भी अब ना होने के बराबर आपको दिखाई देती है। वो एक ही गाड़ी सारे बाज़ारों में घूमती हुई दिखाई दे रही है। कहते थे 8 गाड़ियाँ आएंगी, लेकिन वो भी नज़र नहीं आती हैं लेकिन आजकल। फजील अगर 8 गाड़ियों के हवाले से भी बात करें ना, तो मैं समझती हूँ कि फैसलाबाद में बहुत सारे लोग जो हैं वो रुख करते हैं 8 बाज़ारों का। 8 भी नाकाफ़ी थी, और ऐसे में अगर हमें 1-2 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं तो ये बहुत ही लिमिटेड सी हैं। देखें ये कम है ना। अगर आपने सहूलत देनी है, आपने बाहर पार्किंग लगवानी है, तो वो शटल सर्विस आपकी एक बाज़ार के लिए कम से कम 2 होनी चाहिए कि एक जो है वो चली जाए तो उसके पीछे दूसरी खड़ी हो, उसमें सवार हो के लोग वो जाएं और दूसरी बाज़ार के अंदर से लोगों को लेकर बाहर आ जाए।
तो वो भी कोई ना होने के बराबर है। और जो ताजर बरादरी है वो कहते हैं कि जी हम पार्किंग फिर कहाँ लगवाएं ग्राहक की। और इसके साथ साथ जो 8 बाज़ारों के अंदर मसाइल हैं वो तजावज़ात के हैं। तजावज़ात देखें, एक तजावज़ात हैं बेहंगम जो पहले थे, और एक चीज़ है कि डिस्प्ले के लिए सामान सिर्फ दुकान के बाहर रखा है। अब इतनी सख्ती हो चुकी है कि दुकानदार कहते हैं कि डिस्प्ले, ये दुकान है ना, दरवाज़ा है दुकान का, तो इसके अंदर ही रखा है सामान और थोड़ा सा वो बाहर आ गया तो जुर्माना कर देते हैं। ठीक है। तो जब आप पूरी तरह से सहूलियात नहीं दे रहे, आप पार्किंग का उनको निज़ाम नहीं दे रहे, और आप कोई उस तरह से बैठकर उनके साथ डिस्कशन भी नहीं कर रहे कि किस तरह से चलना है, तो फिर इतनी जल्दी जुर्माने करना भी ज़्यादती है। और जो बिल्कुल ताजर एक तंजीमें और हैं। ये बात भी है फजील, जैसे कि एक ताजों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रोग्राम में आए थे, वो बता रहे थे कि रेलवे रोड पे वो है शॉप्स मेजॉरिटी ऐसी है जो कि होल सेल की है, बिल्कुल। और उसमें ख़रीदार जो है वो बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदते हैं। देखें तो वो- ऐसे में बड़ा मसला होता है बिल्कुल, कि लोडर को मिल वहाँ पर स्टोर। लेकर जाने के लिए, और ये तमाम तर मामला जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को नहीं समझ रही है। देखें जी, जो रेलवे रोड की आपने बात की है, वहाँ पर ज़्यादातर सामान है मिल स्टोर्स का, मशीनरी का, पार्ट्स होते हैं, या फिर आपकी किचन एसेसरीज़ होती हैं, और वो थोड़ी बड़े लेवल पर होती हैं कि उसमें आपने लोडर रिक्शे में लेकर जानी है या फिर किसी गाड़ी में लेकर जानी है। तो वो जो मसला आप कह रही हैं, वो जो बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जी लोडर रिक्शे जो हैं वो हम ये कहते हैं कि खाली खड़े ना होने दें, ठीक है। जो बेवजह खड़े रहते हैं वो खड़े ना होने दें, लेकिन जो सामान के लिए लोड करने के लिए आते हैं उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए। और जो लोग अपनी गाड़ी में आते हैं या मोटरसाइकिल में आते हैं उनको इतना मौका मिलना चाहिए कि वो अपना सामान ख़रीद कर गाड़ी या मोटरसाइकिल लेकर चले जाएं। ऐसा ना हो कि ग्राहक जो है वो मोटरसाइकिल खड़ी करता है या गाड़ी खड़ी करता है, वो दुकान के अंदर चला जाता है तो पीछे से गाड़ी उठा ली जाती है। लोडर रिक्शे जो हैं वो उनको जुर्माने किए जाते हैं। जो ड्राइवर्स हैं वो फिर परेशान होते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना किया जाता है। तो वो उनका मसला ये है, उनका मुतालबा ये है कि ज़िला इंतज़ामिया हमारे साथ ख़ास तौर पर रेलवे रोड के जो अंजमन ताजरान हैं उनके साथ बैठकर इसका कोई मेकनिज़म बनाए कि हमने किस तरह से चलना है, हम उनको अपना मसला बताते हैं। लेकिन फजील, अगर आप बात करें तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के आगाज़ में बड़ा अच्छा ऑपरेशन था, बहुत सारे लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन भी मिली थी। कुछ ताजिर बरादरी के लोग थे जो कि चाह रहे थे कि ये तजावज़ात का ऑपरेशन ना हो, लेकिन मजमूई तौर पे अगर मौजूदा सिचुएशन की बात करें तो सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि तजावज़ात नहीं होनी चाहिए। महविश जो ताजर है ना, वो यकीन करें कि जब खुद ही वो कुछ चाहते हैं, एक दड़ा चाहता है ये काम हो जाए, दूसरा दड़ा जाकर इंतज़ामिया के पास बैठ जाता है, चाय पीते हैं और कहते हैं हम आपके साथ हैं। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि एक शहर की बड़ी तंजीम है, वो डीसी फैसलाबाद से मिलने चले गए। ठीक है। अब डीसी का बाहर वेट हो रहा है उनके ऑफिस के बाहर, कमरे के बाहर, तो आपस में बातें कर रहे हैं कि जी ये डीसी तो हमें पूछते ही कुछ नहीं, 8 बाज़ारों में कुछ भी करना है हम अब ताजरों से पूछना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा जाता, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है तो ताजरों को लूप में लेना चाहिए। अच्छा, इस तरह से बातें कर रहे थे तो साथ ही अंदर से बेल आ गई कि जी डीसी साहब आ गए हैं तो आप आ जाएँ। ठीक है। अंदर जाकर बैठे, डीसी साहब ने कहा देखें फ़लाँ जनाब, हम तो जो भी काम करते हैं आपकी राय लेते हैं, ठीक है। आपसे मशावरत करते हैं और हम शहर की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब वो दोनों साहब कर रहे हैं, जी जी सर आप बिल्कुल ऐसे ही है, आप हमें पूछ कर करते हैं। अब एक तीसरा बंदा बैठा था, वो कहता कि 1 मिनट डीसी साहब मेरी बात सुनो, इस तरह से नहीं है। ये दोनों बाहर खड़े कह रहे थे जी डीसी हमें पूछते कुछ। सही। तो कहता करें ना आप, अब मुंह पे बात करें ना डीसी साहब से, बताएं आपके जो मसाइल हैं। ले उसके बाद वो तीसरे बंदे को लेकर डीसी के पास मीटिंग में नहीं गए। बिल्कुल इसी तरह से फजील, यही प्रॉब्लम है कि हमारे में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कंप्लेन तो करनी होती है, लेकिन जब उसके लिए आवाज़ बुलंद करने के टाइम आता है तो हम थोड़े से पीछे होते हैं। और यही मसला है कि 8 बाज़ारों के जो ताजिर हैं, ये कहा जाता है कि इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि हल नहीं होते हैं। फर्दर भी 8 बाज़ारों के मसाइल पर बात करेंगे, वक्त है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं सोने की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ सोने की कीमत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है और मुझे तो हमेशा यही खबर मिलती है कि आज गोल्ड की जो कीमत है वो मज़ीद बढ़ गई है। और आज के रेट के हवाले से बात करें तो आज एक तोला जो रेट है मार्केट में वो 4,21,800 में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें, 10 ग्राम का जो रेट है 3,61,631 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड फ़रोख्त किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर ये कहें कि अगर गोल्ड की कीमत को पड़ लग गए तो ये कहना गलत नहीं होगा। और जिसमें बहुत सारे शहरी हैं, क्योंकि हम अगर शादियों के सीज़न के हवाले से बात करें तो अमूमन ये जो जैसे विंटर का सीज़न आता है ये शादियों के सीज़न के हवाले से कहा जाता है कि, और इसमें अगर गोल्ड मार्केट में गोल्ड प्राइस महंगी हो रही है तो शहरियों के लिए ये वाकई एक तशवीशनाक बात है। करेंसी के हवाले से बात करें तो करेंसी के हवाले से आज के जो करेंसी रेट कुछ यूँ हैं। यूरो के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। यूरो जो है वो 331.9 में बाय किया जा रहा है और 335.4 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.35 में बाय किया जा रहा है और 76 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.95 में बाय किया जा रहा है और 77.95 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 380.22 इसकी कीमत है और 383.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से बात करें 282.6 में फ़रोख्त हो रहा है, 282.7 में सेल किया जा रहा है। तो डॉलर और पाउंड के रेट हम देख रहे हैं ये हमें मुस्तकिम दिखाई दे रहा है। पाउंड रेट जो है वो भी हमें 1-8 रुपये का डिफरेंस नज़र आता है। कभी इसकी कीमत बढ़ रही होती है और कभी कम हो रही होती है, लेकिन डॉलर जो है वो मजमूई तौर पे अपनी सिचुएशन में बरकरार है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि गोल्ड की जो कीमत है वो कहीं पर रुक नहीं रही, एक तसलसल नहीं हमें नज़र में आ रहा, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान है, कारोबार पे भी इसके बड़े बुरे असरात रूनमा हो रहे हैं। यहाँ पर फजील मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम गोल्ड की कीमत देखें दिन ब दिन इसकी कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से ये 3.5 लाख से इसका आगाज़ हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि 4,21,000 तक पहुँच गया है। तो बड़ी कीमत है, डिफरेंस क्या है, क्या रीज़न्स हैं, क्यों इतना गोल्ड बढ़ रहा है? देखें महविश, जो इस वक्त मौजूदा कीमत है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड की वो $3,939 है और ये आज से कोई एक हफ़्ता पहले $3,760 थी। जो एक हफ़्ते के अंदर $150 जो है वो कीमत इसकी बढ़ चुकी है। और इसकी वजह जो बताई जा रही है, जो माहिरीन हैं, जो बड़े डीलर्स हैं गोल्ड के, वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त गोल्ड की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। मुख्तलिफ़ ममालिक अपने असासे जो हैं वो गोल्ड की सूरत में ज़्यादा बना रहे हैं, तो इस वजह से डिमांड बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में और उसके रेट्स जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये तकरीबन आज से कोई एक हफ़्ता पहले ही मुझे किसी ने बताया था कि ये 10 से 15 दिन में 4.25 लाख तक चली जानी है कीमत। तो अब देख लें 4,22,000 रुपये हो चुकी है कीमत। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से इस वक्त कीमत पाकिस्तान के रुपए को अगर उसके साथ आप जमा तकसीम करें तो 4,31,000 रुपये कीमत बन रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अगर शादी ब्याह का मौका है तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो बनवा लें, बजाय इसके गोल्ड बनवाया जाए। अगर एक तोला भी आप बनवाने जाते हैं तो आपका 4.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि जब जो सुनारा है उसने सुनार ने आपसे मजदूरी भी लेनी है अपनी, और वो एक तोला जेवर बनवाने का 15 से 16 हज़ार रुपये तो आपसे चार्ज कर लेता है। तो उसमें जब लोग ये देखते हैं कि सिर्फ एक तोला हमने 4.5 लाख रुपए का बनवाना है, तो ये तो सारा शादी का ख़र्चा हम इसमें कर सकते हैं, जो लोग बिल्कुल सिंपल सा रख के करते हैं। तो वो ये समझते हैं कि बजाय इसके कि हम सिर्फ एक तोला सोना बनवाएं, तो क्यों ना हम अपनी बेटी को वही कैश में दे दें, ताकि वो अपने कोई छोटा मोटा जो है वो कारोबार कर लेंगे। ये सोना भी तो रखना ही है ना। बिल्कुल। और कारोबार पे क्या असरात देख रहे हैं आप? देखें इस वक्त मार्केट का जैसे मैंने बताया है कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सराफा मार्केट में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तकरीबन फैसलाबाद जो रेल बाज़ार है, यहाँ पर कुछ 100 के करीब दुकान है सोने की, गोल्ड की।
और 100 की 100 दुकानदार आपको फारग बैठे हुए दिखाई देंगे। वरना इन दिनों में ना अक्टूबर नवंबर के बिल्कुल, अंदर और अमूमन ये शादियों का सीज़न भी होता शादियों है। का सीज़न, और इन दिनों में गोल्ड मार्केट में ख़ासा रश होता था। और यकीन करें, मैं जब भी गोल्ड मार्केट में जाता हूँ, अगर मैं वहाँ पर विज़िट करूँ, रेट्स का कोई एज़लाइव वगैरह करना हो, तो वहाँ पर 10-15 मिनट बैठूँ, तो 10-15 मिनट में अगर कोई आम शहरी आ जाए ना, तो वो आकर रेट पूछता है। रेट पूछकर साथ ही वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कोई ना कोई चीज़ निकाल लेता है। बेचने के लिए आते हैं, ख़रीदार बिल्कुल भी नहीं है। अब जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक अपने असासे बना रहे हैं, वो गोल्ड की ख़रीदारी कर रहे हैं, उनमें चाइना और इंडिया ये सबसे आगे जा रहे हैं हमारे एशिया में। तो उसके साथ साथ दुबई के अंदर भी ख़ासा इसकी डिमांड है। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स इस तरह से बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से सोना वैसे ही दूर हो चुका बिल्कुल है। इसी तरह से। और एक टाइम में फ़ज़ील ऐसा समझा जाता था कि गोल्ड और ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये एक बिल्कुल। सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। आजकल अगर प्रॉपर्टी की सिचुएशन पे भी बात करें, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं नज़र आ रहा है। और इस तरह से गोल्ड की कीमत देखें, कल हम देखते हैं कि रेट जो है वो थोड़ा मुनासिब हमें लगता है, हम सोचते हैं कि सुबह जाके हम चलो गोल्ड ख़रीद लेंगे, इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, अगले दिन गोल्ड की कीमत जो है वो उससे भी ज़्यादा हाई हमें दिखाई देखिए देती है। महविश, आज से ना कोई एक साल पहले रोज़ाना तकरीबन 12:30 बजे या 1 बजे जाकर ना गोल्ड का रेट नया आता था, रोज़ाना की बुनियाद पर, या फिर 2 बजे के बाद आता था। अब सूरत हाल पता कैसी है? अगर आपने 4 बजे चेक किया है ना रेट, तो आपको 5 बजे नया रेट मिलेगा, 6 बजे दोबारा नया रेट मिलेगा। ये तकरीबन 1 माह पुरानी बात है। एक दिन में 3 बार सोना महंगा हुआ था, 3 बार। तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़रीदारी ही इसकी हो रही है गोल्ड की, और इस वजह से कीमतें जो हैं वो बिल्कुल बेयकीनी से सूरत हाल है। कोई पता नहीं, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन हो तो ज़्यादा ही रही है। हाँ, कम तो हाँ। हमने अब उम्मीद करना छोड़ दी है कि गोल्ड अब की कीमत देखें, अब हमें कम दिखाई देगी। अगर आज 4 बजे तक कीमत कम हुई ना, कम होती है कीमत, तो ये आएगी 4,16,000 पे। सही। 4,16,000 पे रहेगी 1-2 दिन, उसके बाद फिर ये 2-3 हज़ार बढ़ जाएगी, और फिर कोई 15 दिन गुजरेंगे तो ये आपको 4,30,000 के करीब नज़र आएगा सोना। तो ये सूरत हाल है। तो इस ऐसी सूरत हाल में कौन जेवर बनवाएगा? ये अब सिर्फ एलीट क्लास जो है मीन्स हम अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करवा लें कि गोल्ड जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा हो सकता है। और वो लोग जो कि ये सोच के बैठे हुए हैं कि गोल्ड की कीमत जो है वो कम होगी, हो भी सकती है, लेकिन बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है कि गोल्ड मार्केट में जो सूरत हाल मजमूई तौर पर थी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे थे हम 8 बाज़ारों के मसाइल के हवाले से। अगर 8 बाज़ारों के मसाइल तो देखें, उसमें तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि ये काम कब कंप्लीट होता है। ज़िला इंतज़ामिया हमें समहाउ मुतहरिक दिखाई दे रही है, लेकिन जो ताजरों के मसाइल है वो हल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे से मसाइल बाज़ाहिर लग रहे होते हैं, लेकिन ये ज़िंदगियों को बहुत मुतासिर कर रहे होते हैं। वो लोग जो कि वहाँ पर रहते हैं और वो लोग जो वहाँ पर कारोबार की गर्ज से आ रहे होते हैं, और कोई हमारे शहर फैसलाबाद को अगर विज़िट करने की गर्ज से आ रहा होता है तो 8 बाज़ारों का रुख लाज़मी करता है। यहाँ पर फ़ज़ील, अगर ताजरों की मसाइल के हवाले से बात करें तो बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें अगर हम शहर में लटकती तारों का मामला तो एक तरफ है, लेकिन जो अगर निज़ाम के हवाले से बात करें, लटकती तारों के हवाले से, बिजली की तारों के हवाले से, वो भी बड़ा वसीला है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर्स के जो हैं अक्सर इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है या जाती रहती है, कभी कभी तो घंटों गायब रहती है, फ्रीज़र ख़राब होती है, अद्वियत ख़राब हो जाती है। ऐसे बेशुमार मसाइल हैं। और कौन कौन से मसाइल हैं जो कि वहाँ के ताजरों को देखने में मिल रहे हैं और वहाँ की आवाम चाहती है कि ये मसले हल हों? देखें महविश, 8 बाज़ारों में चनियोट बाज़ार है, वहाँ पर बड़ी मेडिसिन मार्केट है, और मेडिसिन मार्केट के अंदर जब ये पीछे मसला बना था कि गेट लगाए जाएंगे बाज़ारों को, या फिर एंट्री जो है वो बंद की जाएगी गाड़ियों की, लोडर रिक्शों की,
तो उनका मुतालबा यही था कि हमारे पास मेडिसिन कुछ इस तरह की होती हैं कि जो फ्रीज़र में रखना ज़रूरी होती हैं, वो ज़्यादा देर बाहर रहे तो ख़राब हो सकती है। तो अभी लोडर रिक्शा गाड़ियाँ जो हैं वो गुज़रती तो हैं, लेकिन मसले वहाँ पर फिर वही रहते हैं कि अक्सर उनको ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से बाहर खड़ा कर लिया जाता है। कभी कहा जाता है इजाज़त नहीं है, कभी कहा जाता है इजाज़त है, आप चले जाएँ। तो ये मैं कहता हूँ कि इस निज़ाम को तब्दील होना चाहिए। ये जल्द से जल्द ज़िला इंतज़ामिया, आप कह रही हैं कि मुतहर्रिक नज़र आ रही है, हमें तो कहीं मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही, सही कुछ भी नहीं। अभी तक 8 बाज़ारों कहा के यह जा अंदर रहा था कि इतना बजट लगा दिया गया है कुछ और भी नहीं किया गया 8 बाज़ारों में। अभी तक एक भी कोई काम दिखा दें कि जो 8 बाज़ारों में इन्होंने शुरू किया हो। वो आप पार्किंग प्लाज़ों को देख लें, आप लटकती तारों के मसाइल को देख लें। हाँ, जो चिन्योड़ बाज़ार के बाहर पार्किंग प्लाज़ा है, आज से कोई 10-11 साल पहले शुरू किया गया था, उस पर काम दोबारा से शुरू हो चुका है। और वो कमिश्नर फैसलाबाद जो हैं उनके कहने पर हुआ है, उनके हुक्म पर उन्होंने कहा है कि इसको तेज़ किया जाए, काम इसको मुकम्मल किया जाए। और जिस तरह से ये फैसलाबाद डिवीज़न के कमिश्नर आए हैं, तो मुझे लगता है कि काम करवा कर जाएंगे। सही, क्योंकि इससे पहले जो कमिश्नर थी वो तो आप यकीन करें कि कोई फ़ाइल लेकर चला जाता था ना साइन करवाने के लिए, पहले तो वो 2-2 घंटे बाहर ऑफिस के बिठाए रखती थी और ख़ुद अकेली ऑफिस में बैठी हैं, जी कोई फ़ाइल उन्होंने साइन नहीं की। और अगर कोई ज़्यादा कहता था ना किसी फ़ाइल का कि ये इसको साइन कर दे, तो वो उसमें इतनी फिर डाल देती थी ना प्रॉब्लम्स कि वो फ़ाइल आपके आने के बाद भी वो कहती थी मेरे बाद भी कोई क्लियर नहीं कर सकता। तो ये अब देखें कि अब 8 बाज़ारों में कोई भी काम शुरू नहीं किया गया। सही कहा यह जा रहा था आज से 1 हफ्ते पहले की बात है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे। वो पार्किंग प्लाजे की बात थी, जो चिन्योड़ बाज़ार के बाहर पार्किंग प्लाजा है, वो उसकी बात थी कि उस पर काम जो है वो तेज़ कर दिया गया है और वो उसके प्लान्स दिए गए हैं कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से कि इसको जो है वो इसके ऊपर रेस्टोरेंट भी बनेगा, रूफ टॉप बनेगा, इसमें और भी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जाएंगी। लेकिन 8 बाज़ारों में अगर आप कहें ना कि कोई लटकती तारों पर काम किया गया है, वो नहीं हुआ। इट्स रियली सरप्राइजिंग सिचुएशन, क्योंकि हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे बड़ी बातें की जा रही थी कि 8 बाज़ारों को सीवरेज का बजट रखा गया है, सीवरेज का कोई काम नहीं शुरू किया गया। तो अब देखें, अगर बजट आ चुका है तो वो लगना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो बजट कितना आया और कितना लगेगा, कितना ख़र्च होगा, ये अब देखना है कि क्या किया जाता है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया अभी तक मुतहर्रिक नहीं नज़र आई 8 बाज़ारों के हवाले से। और क्योंकि फ़ज़ील, अगर बजट के हवाले से बात करें, अगर इस शहर के हवाले से बात करें, ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो कि हमें जिस पे ज़िला इंतज़ामिया का मोटिव नज़र आता है कि इस शहर के मसाइल को हम हल करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात आती है, जैसे अभी 8 बाज़ारों की सिचुएशन, क्योंकि मैं तो अपने ज़हन में ये बनाकर बैठी हुई थी कि सोशल मीडिया पर मुझे ख़बरें दिखाई दे रही हैं कि ब्यूटिफिकेशन पे काम शुरू हो गया है, शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा, लटकती का मामला हल हो गया। अगर शहर की डेवलपमेंट सारी आपने देखनी है ना, सारे शहर को देखना है, तो ये आपके साथ ही निशाताबाद पुल है। वो जब आप गटवाला की तरफ से आएंगे ना, तो आपने पुल के ऊपर चढ़ना है। तो अगर आज बारिश हो जाती है, वहाँ पर पानी खड़ा होगा, तो आप यकीन करें कि अगर वहाँ से कोई 100 लोग मोटरसाइकिल पे गुजरेंगे ना, तो उसमें से 80 लोग गिर जाएंगे। इतने ज़्यादा खड्डे पड़े हैं, पता ही नहीं चलेगा पानी में। तो ऐसी सूरत हाल में ही वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। तो बारिश के बाद वहाँ पर क्या मसाइल होंगे। सारे रोड, शेखपुरा रोड जो है वो मुकम्मल सारा टूट फूट का शिकार है। अभी वज़ीर आला पंजाब पिछले दिनों आई हैं, तो सिर्फ जेल रोड के ऊपर जो पैचेस हैं वो लगाए गए हैं, या फिर जेल रोड से जो उनका रूट था जिस तरफ उन्होंने जाना था, वो थोड़ा बहुत वहाँ पर पैचेस लगाए गए। तो शेखपुरा रोड पर मैं देख रहा था कि सिर्फ रेत डाली थी, जहाँ पर खड्डे थे ना, रेत डालकर उनको पुर कर दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वज़ीर आला का करीबी कोई
यहाँ से गुजर जाए तो वो जाकर ना बता मुझे लगता है सिर्फ शहरियों के दिल बहलाए जाते हैं कि बिल्कुल। छोटे छोटे से कोई डेवलपमेंट के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट काम स्टार्ट आप करवा देख दिए लें शहर जाते में नहीं हो हैं रहा। और शहरी इस खुशकिस्मती अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारे शहर में डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन अब हकीकी मायनों में पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। शहर के हवाले से हमने गुफ्तगू की कि शहर के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिन पर आवाज़ बुलंद करना हमारा भी काम है, शहरियों के लिए भी है कि शहरी अपने राइट्स के हवाले से इतने ज़्यादा अवेयर हो। बाकी जो सुधार है या बेहतरी है ये वक्त के साथ साथ आती रहती है। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं कुछ एजुकेशन के हवाले से। जब भी एजुकेशन के हवाले से हम सोचते हैं, समझते हैं, तो हमारे जहन में बात आती है कि क्या हमारे शहर में कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो कि क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ इंडस्ट्री लिंकेज कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हम जिस इदारे से ग्रेजुएट होके जा रहे हैं, मार्केट में उसका क्या स्कोप है, उसकी जो आसानियाँ लोगों को प्रोवाइड करने का एक ज़रिया है वो किस तरह से काम करता है। और जब भी हम इन तमाम पैरामीटर्स को देखते हैं तो एक इदारा हमारे सामने आता है, वो इदारा है कैस का, जो बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। बच्चों को एक सही डायरेक्शन में स्टूडेंट को लेकर चलना, समत में लेकर चलना, ये किसी भी इदारे की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और इस ज़िम्मेदारी को कैस जो है बहुत अच्छे से सरअंजाम दे रहा है। और इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है। बहुत सारे लोग हैं, जब उनसे हायर एजुकेशन के हवाले से पूछा जाता है कि हायर एजुकेशन के हवाले से उनका क्या प्लान है, तो वो सोचते हैं कि हमें स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है। क्या हमारे शहर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिन्हें हम ग्रैब करके जो ब्रेन ड्रेन है ये कम कर सकें। इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मोहम्मद अमार अनवर साहब ने। डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं KCAS के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अमार साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है वजीहा अरशद ने, मार्केटिंग एग्जेक्टिव हैं KCAS की। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वजीहा आप? थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यहाँ पर मैं अमार साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर मजमूई तौर पर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, एक बड़ा शहर है, पंजाब के हवाले से भी बात करें, पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम शहरियों की सोच के हवाले से बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। करंट सिनेरियो के हवाले से क्या लैंडस्केप देख रहे हैं आप एजुकेशन पे? देखें, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम फैसलाबाद के बारे में, तमाम सेक्टर्स के बारे में कहते हैं कि फैसलाबाद शायद इसका एक तमाम टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा पीछे है। तो एजुकेशन भी क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर ही है, उस तरह से एजुकेशन के उतने अच्छे मौके बच्चों के पास मौजूद नहीं है। यही वजह है कि आप बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि वो फैसलाबाद से अपना इंटरमीडिएट या A-लेवल करने के बाद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या बाहर पाकिस्तान से बाहर जाने का रुख करते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो पाकिस्तान में भी रहते हैं उनके लिए लाहौर, कराची या इस्लामाबाद फ़र्स्ट चॉइस होती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सोचते हुए कि ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, अगर आप उस हिसाब से देखें तो जिस तरह हम कहते हैं कि तमाम चीज़ों में हम पीछे रह गए हैं, उसी तरह हम एजुकेशन में भी कुछ पीछे रह गए हैं। बिल्कुल, एजुकेशन के हवाले से। और मैं समझती हूँ कि एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी सिटी को देख रहे हैं, किसी मुल्क की तरक्की को देख रहे हैं, तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन में हम आगे बढ़ेंगे तो हम पूरी दुनिया को कम्पीट करेंगे। यहाँ पर मैं वजीहा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फैसलाबाद के हवाले से बात करें, आपने यहाँ के एजुकेशन निज़ाम को भी एक्सप्लोर किया होगा, और आप क्या देखती हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के टैलेंट में तो कमी नहीं है, लेकिन म्यारी एजुकेशन उन्हें ये स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही हैं? देखिए जी, अभी अमार साहब ने कहा 3rd लार्जेस्ट हम सिटी हैं पाकिस्तान की, इंडस्ट्रियल बैकबोन है हम, तो उस इंडस्ट्रियल बैकबोन को सपोर्ट करने के लिए हमें केपेबल यूथ तो चाहिए। बिल्कुल। चंद बड़े नाम हैं शहर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, NTU है, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद है, और फिर रिसर्च करें तो पता चलता है कि 150 से ज़ायद इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्राइवेटली हायर एजुकेशन की डिग्रीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। अब दिस टेल्स अस की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सब फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं। अब उनका मेयार क्या है वो एक तवील डिबेट है, वो एक लंबी डिबेट है जिस पे हम बात करेंगे।
और मयार पब्लिक या प्राइवेट किसका बेहतर है की बात नहीं है। एज अ होल आई थिंक एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम वक्त रहते ही गैप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो लोग जो कि एजुकेशन की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। वो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जो कि इस मुल्क का एक कीमती असासा है, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उन्हें यूटिलाइज़ करने के लिए, उनकी प्लेसमेंट के लिए बड़ी आसानी होगी। यहाँ पर हमारे साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह अभी आपने बात की, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इदारे भी हैं, लेकिन फिर भी अगर कलेक्टिवली देखें हमारे एजुकेशन के निज़ाम में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। क्योंकि आप एजुकेशन की फील्ड से भी वाबस्ते हैं, वो कौन से गैप्स हैं जो कि आपकी नज़र में आप चाहते हैं कि ये अगर एड्रेस हो जाएँ तो हमारे जो एजुकेशन है इसे सही डायरेक्शन मिल जाएगी? देखिए, इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर एज अ होल हम डाउनफॉल का शिकार हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। वही इदारे जो आज से कुछ डेकेड्स पहले इतने क्वालिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्हीं इदारों के ग्रेजुएट्स को अब क्या वजह है कि उनके पास वो मॉडर्न डे स्किल नहीं है जो कि आज की 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट है। देखिए, एक बड़ा हम डायलेमा देखते हैं। फैसलाबाद जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल बैकबोन है, आप फैसलाबाद के किसी भी अच्छे एम्प्लॉयर से बात करें तो वो कहते हैं मुझे आई एम अनएबल टू फाइंड गुड एम्प्लॉयज़। ऑन दी अदर साइड जब आप ग्रेजुएट से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें नौकरियां नहीं मिल रही। तो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके बावजूद एम्प्लॉयर्स को अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे। इसका क्या मतलब है कि एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन जो डिमांड किया जा रहा है स्किल, उसके अगेंस्ट जो सप्लाई किया जा रहा है स्किल। तो उस गैप को एड्रेस कैसे किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। देखिए, कुछ इदारे, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, कुछ प्राइवेट इदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की फ़र्स्ट चॉइस है। तो क्या हम उनको बेंचमार्क करके बाकी इदारों को नहीं देख सकते कि हम अपनी क्वालिटी कैसे इंट्रोड्यूस करें? आपके ही मुल्क में और शहरों में ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर 20-20, 30-30 हज़ार बच्चा अप्लाई कर रहा है 1500-2000 सीट्स के लिए, और उनकी ख्वाहिश है कि हम किसी तरह उस इदारे में पहुँच जाएँ। बट वो ऐसा क्या कर रहे हैं? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ वो बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। और हमारे एजुकेशन पीछे रहने में सबसे बड़ा मसला है कि करिकुलम और एजुकेशन को इवॉल्व होना पड़ता है। और पिछले कुछ सालों में चीज़ें इतनी तेज़ी से इवॉल्व हुई कि हम शायद उस एवोल्यूशन में थोड़ा सा पीछे रह गए। वो जो बाकी वो इर्तिकाई अमल से हम उस तरह से गुजर ही नहीं सके हमारे एजुकेशन के इदारे, ख़ासकर इस शहर के। बिल्कुल। और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो अगर हम एक इसे लैंडस्केप पे देखें या एक लार्ज स्केल पे देखें तो हम देखते हैं कि हम पूरी दुनिया से चीज़ें बाद में अडॉप्ट करते हैं। वो 4G हो, 5G हो, वो ChatGPT हो और दीगर जितने भी अनासर हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बाद में लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ कन्फ्यूजन उनमें क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो अपनी सही समझ की जो डायरेक्शन है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। फॉरेन एजुकेशन के हवाले से हमारे साथ बात करें और पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से बात करें, आई रिकग्नाइज कि एक ह्यूज गैप है, लेकिन इस गैप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, फॉरेन एजुकेशन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम ओवरऑल देखें, ये तो एक इकोनॉमिक्स का असूल है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट आती है उसके साथ आपका पहले प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर मूवमेंट होती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर से आप टर्शरी सेक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि डिमांड भी तब बढ़ती है। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और अगर आप फैक्ट्स देखें, इस पर रिसर्च करें तो हम 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो यूनिवर्सिटी गोइंग है दुनिया में। पूरी दुनिया में हमारे पास 3rd लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी गोइंग पॉपुलेशन है, बट उसके बावजूद हमारा नंबर उसमें हम टॉप 10 में नहीं आते, शायद कहीं 17th या 19th रैंक्ड है जो एक्चुअली बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं। सो वो इतना बड़ा गैप है। इस साल आपने देखी बहुत सारी रिसर्च आई कि आपकी यूनिवर्सिटी टर्नआउट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जाने के इस साल और कम हो गया, एडमिशंस बहुत कम हो गए। उस वजह से देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे बच्चों के लिए एक चॉइस तो बन रही है, बट उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है, ये फैक्टर है कि कुछ लोगों की नज़र में वो बेटर क्वालिफिकेशन या बेटर एजुकेशन आपको दे रही हैं, बट दूसरा उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि उसको वो स्किल से ज़्यादा उनको लगता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है। तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूनिवर्सिटी जाने के लिए मोस्टली बच्चों का जो डिसीजन फैक्टर होता है ना, वो ये होता है कि उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी।
क्योंकि बाहर वैसे ही उनको लगता है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होंगी, तो एक मेजर फैक्टर वहाँ पर ये भी है एट प्ले, जिसमें वो कहते हैं कि हम इसलिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं ताकि हम डिग्री करके बेटर जॉब हासिल करके वहाँ सेटल हो सकें। बिल्कुल, कभी कभी ये सोचते हैं कि शायद हमारा जो एक्सपोजर है वो इन्हांस हो जाएगा, और कभी हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की अगर सिचुएशन के हवाले से बात करें एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर दूसरी जानिब वो लोग जो कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो जी हाँ, उनका यही सिनेरियो, जैसे अभी अमार साहब ने कहा कि वो कहते हैं कि हमें अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रही और स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही। तो मजमूई तौर पे यहाँ पर एक गैप है और इस गैप को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या डिफरेंस देखती हैं इंटरनेशनल एजुकेशन में और पाकिस्तान की एजुकेशन में? जी, सबसे पहले तो गैप को आइडेंटिफाई करके उस पर रिसर्च करनी है। रोज़ एक नई यूनिवर्सिटी या एक नया कैंपस खोलने से हमारा मसला सॉल्व नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा अलमिया है। आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे नज़र में है वो है हमारा आउटडेटेड टीचिंग सिस्टम। अभी तक हम एक्सपेक्ट करते हैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को मैं एक थ्योरी पढ़ाऊँगी, वो उसको याद करेगा, साल के एंड पे एक पर्चा होगा, उसने वही थ्योरी मुझे लिख के देनी है और उसके मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल, और यही ख़त्म है। हमने अपने बच्चे को, हमने अपने स्टूडेंट को कंडीशन ही नहीं किया कि वो सवाल करे, कि वो क्रिटिकली सोचे या वो किसी चीज़ को एनालाइज करे। अगर वो ये सब नहीं कर रहा तो फिर वो रेडी नहीं है शहर, मुल्क या दुनिया में कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए। सो आई थिंक हमें पहले अपने टीचिंग मेथड्स बदलने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो आपने भी पहले कहा कि जो गैप है बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एंड द एकेडेमिया, तो एकेडेमिया और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। ये वो स्किल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि कल को जो यूथ ग्रेजुएट कर रही है वो कैसे एम्प्लॉयबल हो सकती है, और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को ज़्यादा आई थिंक पार्ट लेना चाहिए इन एकेडेमिया। जिस तरह कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में करियर फेयर्स होते हैं, फैसलाबाद में ये चीज़ क्यों कम है, क्यों हमारे स्टूडेंट्स को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, हम जबकि इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, राइट। सो आई थिंक लोगों को आना चाहिए, बिजनेस साइड को आना चाहिए टू एकेडेमिया, और ये ऑप्शंस या ये अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करनी चाहिए, और तो और पार्ट टाइम टीचिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर विजया इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को देखें ना, तो वहाँ पर जो टीचर्स हायर किए जाते हैं उनके ऐसा है कि एक्सपीरियंस बहुत होता है, वो एक टीचर नहीं होते, उनका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होता है, वो पहले उस फील्ड को समझ कर आए होते हैं, देन वो टीचिंग में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि हमारे टीचर्स तो हम बन जाते हैं, लेकिन टीचर इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरियत क्या है ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गैप हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम मजमूई तौर पे बात तो की टीचर के हवाले से, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं है, और इसी तरह से अगर हम देखें कन्वेंशनल एजुकेशन के हवाले से और आज की एजुकेशन बेस्ड कर रही है स्किल्स, ठीक है, आज की एजुकेशन बेस कर रही है एक्सपोजर पर, लेकिन हम हमारे निज़ाम में देखें तो हम वही पुराने हैं कि हम वही थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बच्चों के नहीं क्लियर हैं। फिज़िक्स के हवाले से बात करें, एक बच्चा फ़िज़िक्स का पेपर देकर आएगा, लेकिन उसे नहीं पता चलेगा कि उसने 9th में क्या पढ़ा था, 10th में क्या पढ़ा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो इससे एड्रेस करना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस पर मैं थोड़ा सा बिल्ड करूँगा उसी बात के ऊपर। किसी भी सोसाइटी में एजुकेशन एज अ होल डिपेंड करती है एक सिंगल फैक्टर के ऊपर, वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। जो हम 21st सेंचुरी स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना एजुकेशन का, जो एजुकेशन पूरी दुनिया की जिसके ऊपर बेस कर रही है, वो क्रिटिकल थेरी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। हम एज अ सोसाइटी क्रिटिकल इवैल्यूएशन बच्चे को सिखाने की बजाय, इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज कर देते हैं, और ये बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है हमारे निज़ाम में, स्कूल से ही शुरू हो जाता है। जब हम बच्चे का क्वेश्चनिंग बंद करते हैं ना, उस दिन से आप क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल इवैल्यूएशन को डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से फिर वही प्रोडक्ट एंड पे यूनिवर्सिटी तक जाता है, वही ग्रेजुएट होके उन्हीं में से टीचर्स बनते हैं, उन्हीं में से एम्प्लॉयर्स बनते हैं। तकनीकी सलाहियत को तो हम बच्चे की बहुत ही उसके अर्ली एजेस में मुतासिर कर देते हैं सिर्फ सवाल ना करने पे, और ऐसे में स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना ये एक इदारे का काम होता है। और इस इदारे के काम के हवाले से बहुत सारे इदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स की तकनीकी सलाहियतों को मुतासिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सर्कल रिपीट हो रहा है। फर्दर भी एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के हवाले से, और अगर हम एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर जोर देने के हवाले से बात करें तो शायद ही ज़िंदगी का कोई भी शोबा होगा जहाँ पर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है। वो हमारी बिज़नेस फील्ड है, हमारी हेल्थ केयर है, और इन सब की अगर सही सिमत का डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन के हवाले से बात करें, ये तभी होगा जब इंडिविजुअली तौर पर हमारी पॉलिसीज़, हमारे इदारे जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे। और इदारों के रोल के हवाले से बात करें तो एक स्टूडेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग में, एक स्टूडेंट को सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए इदारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस हवाले से जैसे मैं अभी बात ब्रेक पे जाने से पहले भी कर रही थी कि कैस एक ऐसा इदारा है जो कि स्टूडेंट को एटलीस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं, उनकी सोसाइटी में नीड्स क्या हैं, किस तरह से गैप जो हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे वो कवर करता है। तो कैसे करता है, इस पर मैं हमारे साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि हमारे एजुकेशन निज़ाम में बड़े गैप्स हैं और इन्हें एड्रेस करने के लिए हमारे इदारों को आगे बढ़ना पड़ेगा। कैस जो है इस चीज़ को किस तरह से समझ रहा है? देखिए, जिस तरह मैं आपको पहले मिनट से कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स हैं क्या, फिर उनको सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो एक हमारे नज़दीक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो इंडस्ट्री का डिस्कनेक्ट था फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जब हमने ये आइडिया कंसीव किया एक हायर एजुकेशन में आने का, तो हमने उसी टाइम पे लोकल इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड करने की कोशिश शुरू की। अभी तक हम 3 से 4 बड़े फैसलाबाद के एम्प्लॉयर्स को अपने एडवाइजरी बोर्ड में ऑन बोर्ड कर चुके हुए हैं, और ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। और उनको हमने खाली उनसे MOUs नहीं किए जिसमें वो हमारे बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, बट उसके साथ हमने उनको अपनी एडवाइजरी बोर्ड में लिया है जिसमें वो हमें भी गाइड करेंगे कि एक्चुअली जो डायलेमा हम कहते हैं ना, जो गैप एग्जिस्ट करता है स्किल के अंदर जो एम्प्लॉयर को चाहिए वर्सेस जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो गाइडेंस, जिस तरह मिस वजीहा आपको पहले कहती कि वो गाइडेंस हमें एम्प्लॉयर देगा कि प्रॉब्लम है क्या जिस वजह से वो इनको एम्प्लॉय करने को तैयार नहीं है। तो उस इंडस्ट्री लाइजन के ऊपर हमने फ्रॉम डे 1 काम शुरू किया है, और हमारे बच्चों की इंश्योर्ड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ स्टडी। सो इट्स नॉट ओनली कि क्लास में उनको थियरी और एग्ज़ाम वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ प्रैक्टिकल लर्निंग उनकी करवाई जा रही है। अब जिस तरह हमने लॉ का प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ डिग्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट्स अ कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, SOAS, Birkbeck, सो ये दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस लॉ डिग्री है। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू रैंकिंग, एम्प्लॉयमेंट रेशियो, इट्स अ ह्यूज। जी, और उसकी हमने जो फैकल्टी ऑन बोर्ड की है, उस फैकल्टी के अंदर हमने इंश्योर किया कि एकेडमिक्स, प्योरली एकेडेमिया के लोग भी हैं, और साथ एक्चुअली इंडस्ट्री के लॉयर्स भी हैं जो बच्चों को ये भी एजुकेट कर सकें साथ कि जब आपने 3 साल बाद ग्रेजुएट करके इंडस्ट्री में जाना है तो इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या है। और वो थ्रू प्रोग्राम डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि समर्स इंटर्नशिप्स हैं और प्रोग्राम की टीचिंग भी एकेडेमिया और प्रोफेशनल्स मिल के कर रहे हैं, और गेस्ट लेक्चर्स इसके अलावा चल रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, और ये नीड को रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे एक इदारा है जो तो ये काम बड़ी बाखूबी कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस विज़न पे हम काम करेंगे तो हमारा एजुकेशन ग्रो करेगा। कैस का ये मोटिव रहा है, ये विज़न रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना है वर्सेस कम टू सर्विसेज। यहाँ पर वजीहा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम कैस के डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से बात करें तो कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, किस तरह से फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि आजकल अगर टर्म्स वाइज देखें HND प्रोग्राम बड़ा देखने में आ रहा है कि स्टूडेंट का रुझान है, और इसी तरह से BTech के हवाले से। लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि HND को कंफ्यूज करते हैं अदर डिप्लोमास के साथ, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी, पहले तो हम कैम्ब्रिज का A levels ऑफ़र कर रहे हैं और साथ ही पियर्सन का BTech ऑफ़र कर रहे हैं जो इक्विवेलेंट टू एन A levels डिग्री है, राइट। उसके बाद जब HND, वी हैव HND कंप्यूटिंग एंड देन HND बिजनेस, एंड देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम्स विच इज़ BSc साइकोलॉजी एंड लॉ, ठीक। सो फ्रॉम A levels टिल ग्रेजुएट डिग्रीज हमारे पास सारी ऑफ़र हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप ब्रेन ड्रेन की बात कर रही थी कि किस तरह हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं फॉर वेरियस रीजंस। सो वी आर ट्राइंग कि वही बड़े नाम हम अपने ही शहर में लेकर आएँ, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बर्डन ताकि हमारे स्टूडेंट्स पे कम हो, उनके पेरेंट्स पे कम हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ ब्रिटिश काउंसिल की रिपोर्ट जितने स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं पढ़ने 70% उसमें से फैमिली फंडेड, बिल्कुल ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो जब आप वही अच्छी तालीम, वही अच्छा मेयार अपने ही शहर में प्रोवाइड करेंगे, सो आपका शहर ही ग्रो करेगा और बेहतर होगा। एंड वी एस्पायर के नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज, किताबें तो इंटरनेट पे भी हैं, किताबें तो दुकानों में भी हैं, बट हम उन्हें एक फुल एक्सपोजर दें
जैसे फैकल्टी की बात हमारे साहब ने की कि ऑफ कोर्स हम इंडस्ट्री से फैकल्टी भी लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा देन देयर आर क्लब्स, देयर आर सोसाइटीज़ जो स्टूडेंट्स खुद लीड कर रहे हैं, जिससे उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। चाहे वो गिविंग बैक टू द सोसाइटी है, वो जाके सोशल वर्क कर रहे हैं, या वो डिबेटिंग कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर विद इन पाकिस्तान बढ़ रहा है एंड ऑल्सो आउटसाइड पाकिस्तान। फैसलाबाद का एक स्टूडेंट महदूद सिर्फ फैसलाबाद से क्यों रहे? दे शुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद द होल ऑफ पंजाब, विद सिंध, विद द बिग नेम्स, जो हम कुछ चंद नाम है जो हम सब एस्पायर करते हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जाने की। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स उन सबके साथ कम्पीट करें एंड मोर एंड आगे निकलें उनसे। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें, जैसे मैं बता रही थी कि एक सर्कल को हम रिपीट कर रहे हैं, एजुकेशन है, बुक्स हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऐसे में इदारे अपना रोल अगर ज़िम्मेदारी से प्ले कर रहे हैं तो हम जिस चेंज के हवाले से अक्सर बात करते हैं वो चेंज आ जाएगा। यहाँ पर हमारे साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, कैरेक्टर बिल्डिंग में इदारों का रोल क्या देख रहे हैं? देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल ही इदारों का होता है। सोसाइटी की मॉरली डाउनफॉल की वजह ये है कि वो जो कैरेक्टर बिल्डिंग स्कूल्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में की जाती थी, देखिए मुआशरा क्या होता है? मुआशरा लोगों से बनता है, वो लोग इन्हीं इदारों का प्रोडक्ट होते हैं। अगर हम आज हर टॉक शो में, हर ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे मॉरली करप्ट होता जा रहा है, कैसे हमारे लोग मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में इंडल्ज करते जा रहे हैं, तो इसको सॉल्व एजुकेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। इसके अलावा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आपके मुल्क का कोई भी इदारा तब ठीक चलेगा अगर वहाँ पर काम करने वाले लोग ठीक होंगे। उनकी ट्रेनिंग के 16 साल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो रहे हैं। तो आपके माशरे के तमाम मसाइल का हल सिर्फ इन तालीमी इदारों के अंदर ही है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज भी इसी सेक्टर को किया जाता है। और इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस पे कंप्रोमाइज़ किया तो हमने आने वाले अपने जो कीमती साल हैं उन पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। इसी तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से हमारे साथ बात करें तो अगर हम आज के यूथ के हवाले से बात करें, हम देखेंगे कि इमोशनली अनअवेलेबल है, इनकन्सिस्टेंसी है, वर्कलोड में अगर हम जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई हायर नहीं करता कि शायद इनमें वो तहम्मुल नहीं है, वो बुर्दबारी नहीं है जो कि आज के इदारों की ज़रूरत है। तो ऐसे में इदारे अगर अपना इफेक्टिवली रोल प्ले करेंगे तो वही अगेन एक सर्कल रिपीट हो रहा है गुफ्तगू का, तो एक मेजर रोल हमें हमारा सोसाइटी में प्ले करने की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर हमारे साहब आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम ब्रेन ड्रेन को देखें तो ब्रेन ट्रेन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ब्रेन ट्रेन किस तरह से किया जाए? अच्छा देखिए, ब्रेन ड्रेन और ब्रेन ट्रेन दो एक जैसी टर्म्स हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन का एक बहुत बड़ा नुकसान जो कोई सोच नहीं रहा, अगर आप पाकिस्तान का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखें जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ने को जा रहे हैं, उसका एक इकोनॉमिक डाउनफॉल इफ़ेक्ट भी है हमारे ऊपर। वो बच्चा एक एवरेज 15 से 20 हज़ार पाउंड सालाना फ़ीस दे रहा है। ये मैं लोअर एंड की फ़ीस बता रहा हूँ। इट गोज़ अप टू 30,000 पाउंड इज़ वेल यूके यूनिवर्सिटीज़ में। अब 2023 की मैंने रिसर्च रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरी तो सिर्फ 35,000 बच्चा यूके गया। कुल पाकिस्तान से बाहर जाने वाले बच्चों की तादाद 2023 में 1 लाख से ज़्यादा थी, और ये नंबर इंक्रीज़ कर रहा है हर साल। अच्छा, ये बच्चे खाली बाहर नहीं जा रहे, ये अपने साथ एक हम देखें, हम जनरली कहते हैं कि जी पाकिस्तान से जब बच्चा बाहर कोई बंदा काम करने जाता है, रेमिटेंस आती, मुल्क को फ़ायदा होता है। जब स्टूडेंट बाहर जाता है तो वो फ़ीस यहाँ से बाहर लेके जाता है। ये जो एक्सचेंज रेट का मसला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिबेट में हम हर वक्त लगे रहते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी, जब बच्चा फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जाती है। यूके के लिए एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट उसकी एजुकेशन है इस टाइम पे, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंपोर्ट एजुकेशन है जो कभी आज तक मैंने किसी को इस बारे में बात करते नहीं देखा। एक्चुअली जब आप बच्चे को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो आप सालाना 25-30 हज़ार पाउंड कमिट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान, क्योंकि देखिए हम हमारे मुल्क में वो रिपोर्ट जो मिस विजिया ने कहा 70% फैमिली फंडेड होता है बच्चा, तो वो यहाँ से सारे पैसे बाहर जा रहे होते हैं। इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ऑब्वियसली अगर वही ट्रेनिंग, वही फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में और आपके अपने शहर में मौजूद होगी तो ना पेरेंट्स चाहेंगे। और मैं आपको बताऊँ, TNE एजुकेशन, जिस तरह हम मेरा TNE इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम्स, ये पाकिस्तान में अब TNE एजुकेशन डेवलप हो रहा है जो कि एक अच्छी चीज़ है। और एक एवरेज कॉस्ट ना 10% है TNE की पाकिस्तान में टू व्हाट स्टूडेंट हैज़ टू पे अगर वो इंग्लैंड जाए। यानी जो डिग्री हम करवा रहे हैं ना वो 10% में शायद हो रही है, वर्सेस अगर वही डिग्री लेने बच्चा इंग्लैंड जाएगा। तो इसमें हमें कुछ एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि आपने पाकिस्तान से बाहर ही जाना है। अब यहाँ पर भी इदारे बन रहे हैं जो ना सिर्फ आपको राइट डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे ऊपर कंप्लाइंस उन यूनिवर्सिटी से होती है, करिकुलम चेक्स वहाँ से आ रहे होते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट अब जो
TNE सेक्टर में इदारे आ रहे हैं, वो साथ हमारे जैसे वो इंडस्ट्री लाइजन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो वो इस ब्रेन को जब आप राइट वे में ट्रेन कर लेंगे और पाकिस्तान जाने से रोक लेंगे, कल को यही हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी आएंगे, बिजनेसेस में भी आएंगे और यही सोसाइटी बनाएंगे। सोशल फैब्रिक इन्होंने ही बनाना बिल्कुल है। इसी तरह से। तो अगर हम उनको राइट वे में ट्रेन कर लेंगे तो हमारा वो जो डिस्टर्ब सोशल फैब्रिक है ना, वो भी ठीक हो। हाँ, और ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर रोकनी पड़ेगी। वजह आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगी कि अगर हम हमारे निसाब के हवाले से बात करें, जो कि हमारा कौमी निसाब है, वो अप टू डेट नहीं है। उसमें हम देखेंगे कि आज से 10-15 साल पहले का काम हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक रीज़न बनता है। और ऐसे में स्टूडेंट्स की ये डिमांड होती है कि मॉड्यूल्स जो हैं वो इंगेजिंग होनी चाहिए, जो सोसाइटी की अब की ज़रूरत है ये होनी चाहिए। इस चीज़ को, इस ज़रूरत को आप किस तरह से समझते हैं, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगी। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक एट सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे वजह हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो सिलेबस है वो बहुत आउटडेटेड है। अगर इसके बरक्स हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करें, बड़े अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स होते हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस है, ऐसे बेशुमार ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो आज के दौर में हमारे स्टूडेंट को भी ज़रूरत है कि जब वो एक वर्किंग लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जाए तो उसे इन तमाम चीज़ों का, ये तमाम तकाज़ों पर पूरा उतरे। इस चीज़ को किस तरह से आप समझती हैं और ऐसे में हमारी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए? मैं एग्री करती हूँ बिल्कुल आपके साथ। और मैंने शुरू में भी आई थिंक आउटडेटेड टीचिंग मेथड और आउटडेटेड करिकुलम पे बात की थी। आई थिंक मसला ये है कि हम एक साइकिल ऑफ मीडियोक्रेसिटी में फंस गए हैं। कुछ नकायत हैं जो HEC ने पूरे करने को कहा है, उन पे हम टिक कर लेते हैं। कुछ है जो इंटरनेशनल बोर्ड, चाहे वो कैम्ब्रिज है, चाहे वो पियर्सन, हम उन पे टिक कर लेते हैं। और फिर हम कहते हैं अब हमारा एक इंस्टीट्यूशन तैयार है क्योंकि हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। ठीक, सो हम बेयर मिनिमम को लेके चल रहे हैं। बेयर मिनिमम और बेंचमार्क में बहुत फ़र्क है। ठीक है, सो आई थिंक वो सफ़र हमने तय करना है कि सिर्फ एक बच्चे को कागजी डिग्री के बजाय, जिस तरह आप कह रही हैं, हमने बच्चे को तैयार करना है, जिस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसीलिए हमें इंडस्ट्री के लोग चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के, वो किस तरह रियल लाइफ में जो इश्यूज़ होते हैं, जो सिनेरियोज़ होते हैं, उनको किस तरह हमारे स्टूडेंट फेस कर सकते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री के लोग वो आके ज़्यादा भीतर पढ़ा और सिखा सकते हैं। और जिस तरह कोर्सेज़ आप बात करिए, उसी तरह हम कैस में भी सिटी एंड गिल्ड्स के कुछ कोर्सेज़ ऑफर करें जो बेसिक कोर्स है। समझे कि हाउ टू मैनेज अ सिचुएशन। मैं वो कोर्स पढ़ना चाहती हूँ, आई एम टीचिंग, बट आई थिंक उस तरह के बेसिक स्किल्स हैं जो इवन हम सब लोगों को जो एकेडेमिया में है आने चाहिए। सो इस तरह के वोकेशनल स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स बिसाइड्स द मेन कोर 4 साल की जो स्टडी है, हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से वजह, इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। अक्सर मैं भी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की कोई वेबसाइट उठा लेती हूँ और उसमें मैं देखती हूँ कि अच्छा ये इंगेजिंग मॉड्यूल है, ये किस हवाले से है, तो ये इंसान की शख्सियत साजी में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। हमारे साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर HND डिप्लोमास के हवाले से बात करें, वोकेशनल पर्पस के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन अब इसे एजुकेशन सेक्टर में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अगेन हमारा जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज्ड है कि HND आखिर होता क्या है, ये उसे अपनी स्टडी के लिए पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस हवाले से वो स्टूडेंट जो कि इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनकी ये कन्फ्यूजन या डाउट्स क्लियर कर दें आप। देखिए, HND के बारे में 2-3 क्लैरिफिकेशंस बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो देखें, हायर नेशनल डिप्लोमा, यू राइट, ये बिल्कुल हिस्टोरिकली एक वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन थी जिसको बाद में मैप किया गया और साथ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी बना दिया गया। बट इसके अंदर वही स्किल वोकेशनल क्वालिफ़िकेशन के तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, जिस वजह से मुझे ये लगता है कि बड़ी मॉडर्न नीड की डिमांड है, आवर की डिमांड है। जो हम बात कर रहे थे ना कि आजकल के बच्चे के पास एक्चुअल स्किल नहीं होता, रिसर्च स्किल्स नहीं होते, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता, उसको एक्चुअली बिजनेस के डिसीजन मेकिंग नहीं करनी आ रही होती। तो ये वो, क्योंकि इसका पर्पस कुछ और था जब ये डेवलप की गई। अच्छा, इसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि कुछ इदारों ने पाकिस्तान में मल्टीपल बोर्ड्स की HND करवाना शुरू किया, हायर नेशनल डिप्लोमा करवाना शुरू किया। UK के अंदर बहुत सारे बोर्ड्स हैं, क्वालिफी है, ATHE है, और कुछ इदारे हैं, NCUK है, जो HND हायर नेशनल डिप्लोमा करवाते हैं। वो UK में तो रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पियर्सन बोर्ड के HND को हमारे हायर एजुकेशन कमीशन ने माना है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड। तो पाकिस्तान में द ओनली HND रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC ऑफ पाकिस्तान इज पियर्सन। तो पियर्सन, एक तो पहली तमाम स्टूडेंट्स को ये कि आपने अगर HND करना है तो मेक श्योर करें कि आप पियर्सन के HND में एनरोल्ड हैं। कोई और HND पाकिस्तान में HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं है, क्योंकि जब हम अपने मुल्क में पढ़ रहे हैं तो ये भी तो ज़रूरी है ना कि HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री करें। अच्छा, अब ये हायर नेशनल डिप्लोमा बना कैसे? ये टोटल
आप इसमें क्रेडिट है 2 साल का कोर्स है और ये 2 साल के एंड पे आपको एक हार्ड नेशनल डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये अपने अंदर एक स्टैंड अलोन क्वालिफिकेशन भी है। सही। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी यूनिवर्सिटी बैचलर्स के 2 साल के इक्विवेलेंट है। सही। तो आप ये 2 साल पूरे करके जहाँ 4 साल का अंडरग्रेड है वहाँ 3rd ईयर में डायरेक्टली जा बिल्कुल सकते directly कर हैं। सकते और यूके में आप 1 साल और लगा के बैचलर्स की डिग्री, क्योंकि हम सारा डिग्री सेंट्रिक लोग हैं ना, हमें एंड पे एक बीबीए की डिग्री चाहिए होती है या बीएससी की डिग्री चाहिए होती है। और आप टॉप अप के लिए भी जा तो सकते हैं। टॉप अप करने के बाद आपको एंड पे बैचलर्स की डिग्री मिलती है। और अब हम भी अगले साल टॉप अप अनाउंस कर रहे हैं और भी कुछ इदारे हैं जो टॉप अप कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रह के 3 साल पढ़ के प्रैक्टिकल लर्निंग, इसके अंदर एग्जामिनेशन नहीं होती, ये पूरा असाइनमेंट ओरिएंटेड है। बट उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, कि वो एडमिनिस्टर असाइनमेंट बच्चा खुद कर रहा है और उस असाइनमेंट को क्रिएट ऐसे किया जाए कि कोई लर्निंग, प्रैक्टिकल बिल्कुल लर्निंग इसी तरह निकले से है। उसमें से। और इस चीज़ पे मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि बेशुमार डिप्लोमास हैं जो कि करवाए जा रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी को उस तरह से फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा कि आया उसके फ्यूचर प्लान के लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो ऐसे में अपनी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर बजिया मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर HND की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, हमारा करंट सिनेरियो में HND की इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे कि अगर हम यूके के एजुकेशन निज़ाम के हवाले से बात करें, एक बच्चा उसके लिए 3 साल का बैचलर वहाँ पर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो HND करे और 1 ईयर कंप्लीट करके डायरेक्ट टॉप अप में एडमिशन ले सकता है। तो इकोनॉमिकली भी ये सिचुएशन बैलेंस करती है एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ को, लेकिन इस पर अगेन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट को अवेयरनेस के हवाले से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत कन्फ्यूज हैं इस बारे में। आई थिंक एक तो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, उन्हीं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी, तो हमारी टारगेट मार्केट पेरेंट्स भी बनती है। ठीक, एक ये यहाँ पे प्रॉब्लम है आई थिंक कि हमें लगता है कि BBA या BSc एक 4 साल की डिग्री ही जब तक आपको नहीं मिलती आप केपेबल नहीं हो, राइट। जबकि हम ज़्यादा देख रहे हैं कि इतने ग्रेजुएट्स हैं और एम्प्लॉयबिलिटी फिर भी कम है, और विच इज़ के स्किल सेट्स का बीच में इशू है। तो जब HND वही स्किल सेट्स को पूरा कर रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग को थोड़ा सा हम लुक डाउन करते हैं। अगर मैं हवाले से बात करूं कि जब हम पेरेंट्स से भी बात कर रहे होते हैं तो हमें उन्हें थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि इट्स ओके कि BBA या BSc के बजाय आपका बच्चा HND चूज़ कर रहा है, बल्कि वो एक स्किल सेट हासिल कर रहा है और वो ज़्यादा जल्दी एम्प्लॉयबल है। सो आई थिंक वो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि उनकी जितनी डिग्रीज़ हैं, और वो काफ़ी अच्छे कुछ मॉड्यूल्स हैं, मैंने खुद भी बीच में कुछ पढ़ाए हैं, कि वो अगर आप उनके आगे देखें जो हम असाइनमेंट्स देते हैं तो वाकई बच्चे को टेस्ट करती हैं। बट जैसे हमारे साहब ने कहा, बट बच्चा उसमें खुद तवज्जो दे, बच्चा वो खुद करे, तो उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ये वोकेशनल डिग्रीज़ को हमें ज़्यादा पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर, नॉट जस्ट 4 years डिग्री एंड देन ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब। बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पर हमारे साथ इसी क्वेश्चन पे मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि अगर हम फ्यूचर के हवाले से बात करें, फ्यूचर सिक्योर करना हर कोई जानता भी है, चाहता भी है, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रही होती कि इंसान अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर करे। पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, या हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ एक स्किल सेट मैच हो जाए, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से। अगर फ्यूचर गोल्स हों, एक स्टूडेंट है अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है बगैर ये सोचे समझे कि उसके कोर्स का क्या स्कोप है, क्या क्रेडिबिलिटी है, तो ये स्टूडेंट की एंड पे गलती होती है और यहाँ पर हम इदारों को ब्लेम नहीं कर सकते। और आने वाले दौर के हवाले से बात करें, हर दौर के तकाज़े जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। और अगर हम फ्यूचर के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के फ्यूचर में, पंजाब के फ्यूचर में, या ओवरऑल ग्लोबली देखें, तो कहा यह जाता है कि कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ स्किल सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ इसमें मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम एजुकेशन के फ्यूचर के हवाले से बात करें, आप क्या रियलाइज़ करते हैं कि क्या कन्वेंशनल एजुकेशन वो बहुत पीछे रह जाएगी, स्किल सेट साथ चलेगा, टेक्निकल एजुकेशन उसकी जगह लेगी, वोकेशनल एजुकेशन ज़रूरी होगी, या इन तमाम तर चीज़ों को हम कलेक्टिवली भी साथ लेकर चल सकते हैं? देखिए, ये आपने आजकल एक बड़ी ये डिबेट चल रही है और कुछ हमारे वीलॉगर्स और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बड़ा ओपनली कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस 2-4 ऑनलाइन कोर्सेज़ करें और पैसे कमाएं। देखिए, इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप पढ़ाई सिर्फ ज़रिए मौज के लिए कर रहे हैं, क्या एजुकेशन का मकसद सिर्फ यही है कि मैं कल को पैसे कमा सकूं।
इट इज़ बियॉन्ड दैट। अनफॉर्चुनेटली हम चीज़ों को इतने सरफेस लेवल के ऊपर देखते हैं कि हम सरफेस लेवल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ही अपना डिसीजन भी कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको खाली ज़रिए मौश का तरीका या पढ़ाई, देखिए नॉलेज का कोई ऑल्टरनेट नहीं है दुनिया में। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि कन्वेंशनल एजुकेशन वो स्किल सेट नहीं दे रही, तो उसका ये मतलब नहीं है कि टेक्निकल एजुकेशन रिप्लेस कर देगी आपकी कन्वेंशनल एजुकेशन को। जो लर्निंग, जो एक्सपोजर, जो प्रेशर हैंडलिंग, जो डेडलाइन सीखने के स्किल्स, जो वो आपको दे रहा है एक यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर, वो आपको एक 4 या 6 महीने का स्किल वोकेशनल कोर्स नहीं दे सकता। हाँ, आई थिंक गोइंग इनटू द फ्यूचर इट हैज़ टू बी अ मर्जर ऑफ 2 थिंग्स। सुनने में आ रहा है कि HECB पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं कि तमाम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अब साथ अपने डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर कुछ वोकेशनल डिप्लोमाज वो उसके अंदर मेक श्योर करें कि बच्चे कर रहे हों। हमने अपने इदारे में भी सिटी एंड गिल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा वोकेशनल क्वालिफिकेशंस का बोर्ड है, मेरा ख्याल द ओनली वन इन एंटायर फैसलाबाद। इट वाज वेरी हार्ड टू गेट दैट, बट हमने 12 बेसिक डिप्लोमाज, मैनेजमेंट स्किल्स, SEO, अमेजोन जो आज की नीड है वो हमने कर ली और हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपनी डिग्रीज के अंदर। बट दैट डज नॉट मीन कि कन्वेंशनल एजुकेशन कहीं पीछे रह जाएगी। वो एक एडिड स्टार हो सकता है आपके ऊपर, वो उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। और एजुकेशन में अल्टरनेट ढूंढने भी नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन के तमाम तकाज़े पूरे करेंगे, कभी कभी वजह ऐसा भी होता है कि अगर एक स्टूडेंट है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करता है, वो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देता है, एट द एंड उसने सोचा है कि अब उसे इंटरनेशनल एक्सप्लोजर हासिल करना है, अगेन उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो वहाँ पर आगाज़ कर सके। अगर उसे उसके स्किल सेट से कोई कंपनी मुतासिर होती है, बट उस कंपनी की को कम्युनिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पास अगेन स्किल्स चाहिए। वो कम्युनिकेशन की हो सकती है, वो आपकी डिग्री की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं डिग्री आज के दौर में भी ज़रूरी है। और अगर हम ये कहें कि आने वाले 10 साल या 20 साल भी कन्वेंशनल एजुकेशन के रहेंगे, तो मैं ये समझती हूँ गलत नहीं होगा। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होगी, एजुकेशन का तरीका बदलता रहेगा। जिस तरह आप अभी बात कर रही थी, आजकल की जनरेशन के डिफरेंट मिजाज है, काम करने का स्टाइल फ़र्क है, उसी तरह उन्हें पढ़ाने का स्टाइल भी थोड़ा सा हमें फ़र्क करना पड़ेगा। आई थिंक कि ये काफ़ी बड़ा मसला है और अल्टरनेट्स और शॉर्टकट ढूंढने की ही जल्दी में हम क्यों, कोई थिंक टैंक्स नहीं है हमारे, हम कोई साइंटिस्ट, कोई फ़िलासफ़र, कोई बड़े फिजिशियन अब प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आई थिंक कि हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें एक छोटा ज़रिया, एक शॉर्टकट और फास्ट ज़रिया मिल जाए जिससे हम कमाना शुरू कर दें। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कमाने के बियॉन्ड भी आई थिंक आपको नॉलेज चाहिए, तो और वो नॉलेज आई थिंक एजुकेशन, यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर, एनलाइटेंड लोगों से बात करके सीख के आपको मिले। और वजह आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 16 ईयर की एजुकेशन PhD बड़ी कॉमन होती जा रही है, लेकिन अगेन हम रिसर्च में उतना नाम नहीं प्रोड्यूस करते। देखिए जी, कल को अगर आपको नहीं पता एजुकेशन बजट अगले साल फिर कट हो जाना है या नहीं, आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च फैसिलिटीज़ में? सो आई थिंक एजुकेशन को फ्रॉम अ मैक्रो लेवल कम इम्पोर्टेंस दी गई है सदियों से, जब से अगर विदाउट नेमिंग एनीथिंग, आई थिंक गवर्नमेंट लेवल से लेकर इंडिविजुअल तक हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं एजुकेशन को, जिस वजह से ये हाल हमारे सामने। बिल्कुल, सेकंड प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन होती है और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बाकी दीगर मामलात होते हैं। लेकिन अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें, पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंस्टीट्यूट का भी रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ पॉलिसीज़ एजुकेशन के हवाले से बात करें तो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और जल्दी से नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ मैं आप से ये जानना चाहती हूँ, अगर हम मजमूई तौर पे एजुकेशन की पॉलिसीज़ को देखें तो क्या क्या चेंज रिक्वायर्ड हैं? देखिए, ये तो इसके लिए तो हमें शायद 3 घंटे का एक अलग से प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। जनरली पाकिस्तान में हमें सिर्फ इनकरेज करने की ज़रूरत है किसी भी किस्म के इदारे को, बट साथ जो क्वालिटी चेक्स की हमारी वो जो एक चेक लिस्ट बनी हुई है ना हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, वो बहुत आउटडेटेड है मेरे हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये तो कहते हैं कि ठीक है जी, एक टीचिंग के लिए ये वाली स्किल सेट होना चाहिए। आज भी आप लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें मांग रहे हैं, जबकि दुनिया ग्लोबली मूव कर गई है टुवर्ड्स डिजिटल लाइब्रेरीज़, ऑनलाइन जर्नल्स। तो इतने मसले हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एज अ तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशन के स्पेशली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़, क्या वो रिसर्च कर रही हैं? क्या वो यूनिवर्सिटी को आप चार्टर्ड यूनिवर्सिटी कह सकते हैं जिसके पास रिसर्च का बजट ही नहीं अवेलेबल? तो रिसर्च सोसाइटीज़ के लिए भी और सब के लिए यूनिवर्सिटीज़ ही दर्सगाहें हैं जहाँ पर रिसर्च होनी है। अब वो बर्डन कोई भी प्राइवेट इदारा नहीं ले सकेगा। हम अगर एक प्राइवेट इदारा है, हम रिसर्च का बर्डन नहीं ले सकते।
तो आपके जो इतने बड़े बजट्स के ऊपर इतनी बड़ी चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, उसमें रिसर्च कितनी हो रही है, करिकुलम डेवलपमेंट कितनी हो रही है, क्योंकि टोन तो वो सेट कर रहे हैं हमारे लिए। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट अगर आप एक पॉइंट पकड़ लें कि हमें रिसर्च को इनकरेज करना चाहिए और उसके लिए बजट भी देना चाहिए। सारा कसूर वहाँ बैठे लोगों का नहीं है, रिसर्च के लिए बहुत ह्यूज बजट चाहिए होते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल इसी तरह से है। और फिर जाके हम देखेंगे कि हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट लोग बन रहे हैं। टैलेंट की कमी मैं बार बार कहती होती हूँ अपने प्रोग्राम में कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसे निखारने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं। वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो मुल्क है इसकी समझ भी ठीक होगी। एजुकेशन के निज़ाम में जो हम अक्सर बात करते हैं कि ये तब्दीली रिक्वायर्ड है, वो तब्दीली भी आती हुई दिखाई देगी। और जाहिर सी बात है, जब सिस्टम चेंज करने के हवाले से बात हो तो सिस्टम एक आध दिन में 2 दिन में नहीं चेंज होता और इससे बड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर मैं आपसे हमारे साहब ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम कैस के फ्यूचर प्लान के हवाले से बात करें, बड़ा अच्छा इदारा है और जिस तरह से स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहा है, एक्टिविटी वाइज भी, इंडस्ट्री लिंकेज भी बना रहा है और जो हमारी सोसाइटी की ट्रू नीड है उसे एक ट्रू पिक्चर के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ा एक काबिल तहसीन काम है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोग? देखिए, फ्यूचर प्लान बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले तो हम कुछ प्रोग्राम्स ऐड करेंगे, जिस तरह अभी हमने जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो LLB और साइकोलॉजी का चल रहा है, तो फ्यूचर प्लान में कंप्यूटर का और बिज़नेस का डिग्री प्रोग्राम आएगा, टॉप अप ईयर आएगा। बट अगेन पीछे आइडिया और वो चलाने का तरीका वही रहेगा कि हर चीज़ की इंडस्ट्री लाइज ऑन कंप्लीट हो, प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम हो रहा हो, स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जा रहा हो और एंड पे सिर्फ डिग्री ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस ना कर रहे हो, पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर टू फैसलाबाद, टू पाकिस्तान, बट प्राइमरीली टू फैसलाबाद प्रोड्यूस कर रहे हो। कि हम फैसलाबाद को जो शहर और जो माशरा देखना चाहते हैं, हमारे वहाँ के ग्रेजुएट्स उस माशरे में वो काम कर रहे हो। और एक स्ट्रॉन्ग एलमनाई नेटवर्क के थ्रू हम आज से 10-15 साल बाद ये कह सकें कि इस इदारे ने इस शहर को शेप करने में एक रोल प्ले बिल्कुल किया। अपना हक अदा कर दिया है। और सोसाइटी में जब एजुकेशन इदारे जो हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले, वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे होते हैं तो शहर तो तरक्की करता ही करता है, लेकिन शहर से बहुत बड़े नाम जो हैं वो पूरी दुनिया में शहर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये वाकई एक खुशाइन बात होती है। बहुत शुक्रिया वजिया अरशद साहिबा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। एजुकेशन अगर मजमूई तौर पर बात करें, बहुत सारी डिबेट इस पर निकल सकती है, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सप्लोयर, इंटरनेशनल एजुकेशन अच्छी है या नहीं है, लेकिन इन्हें अगर हम सम अप करें तो सम अप एक पॉइंट पे है कि स्टूडेंट को अपनी ज़रूरत, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग कोर्स चूज़ करना चाहिए। इदारे जो हैं वो पॉलिसीज़ अगर बन रही हैं उसे ट्रूली इम्प्लीमेंट करें तो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, जो कि अब बिज़नेस बनकर रह गई है, वो बिज़नेस नहीं बनेगी बल्कि लोगों को शहर की बेहतरी के लिए प्रोड्यूस करेगी। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।